हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 17 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 17। उसके बाद रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या कालांश, इसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सबको 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान जो है वो बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद बीच में है विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक बोलते हैं शेरशाह सूरी। उसके बाद सबसे लेफ्ट में रहेगा दिनांक। दिनांक के बाद यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक पे आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा बच्चों को इतिहास विषय पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। हम क्या आशा करते हैं कि ये इतिहास विषय पढ़ के उनके व्यवहार में, उनके मानसिक विचारों में क्या परिवर्तन आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, उस टॉपिक से हमें क्या लगता है कि बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा, बच्चे इस टॉपिक से ये शिक्षा लेंगे। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, 4 विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। चलिए पहले विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में देखते हैं। पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्रों को शेरशाह सूरी के विषय में बताना। बी, छात्र शेरशाह सूरी से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। इसके बाद है हमारा बोधात्मक विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शेरशाह और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र शेरशाह सूरी की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, तीसरा अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शेरशाह से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र शेरशाह से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, चौथा कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र शेरशाह से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र शेरशाह से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, पोस्टर, बैनर या विभिन्न प्रकार के चित्र, इनका प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को हम दिखा सकें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस सहायक सामग्री में। सहायक सामग्री में है शेरशाह का चित्र, भारत का ऐतिहासिक मानचित्र, बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का चित्र। उसके बाद सहायक सामग्री के बाद हमारा रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में रहेगा
पूर्व ज्ञान में वो रहता है कि छात्र पिछली कक्षा से कुछ पढ़ के आए रहते हैं या वो अपने शिक्षकों से, अपने आस पड़ोस से, किसी से कुछ ना कुछ सुने रहते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो हम उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान में है छात्र शेर शाह सूरी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्टीय कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकास प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब होता है कि जो पहला प्रश्न हम छात्रों से पूछते हैं, छात्र उसका जो उत्तर देते हैं उन्हीं के उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर देते हैं छात्र, उसी उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर देते हैं छात्र, उसी से हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बाबर। हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों बाबर के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे हुमायूं। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों हुमायूं और किसके मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था? छात्र उत्तर देंगे शेरशाह। उसके बाद हम चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और जो प्रस्तावना प्रश्न है पूछने में और विद्यार्थियों ने जो उसके उत्तर दिए, इसमें हमने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद प्रस्तावना के बाद रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों आज हम शेरशाह सूरी के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो है, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद रहेगा श्यामपट्टीय कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है शेरशाह सूरी। और शिक्षण बिंदु पहले में शेरशाह सूरी में सबसे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य ये होता है कि वो ये जान सकें कि छात्रों को जो विषय वो पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में उन्हें कितना ज्ञान है, और इसके साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं विकासात्मक प्रश्न पूछकर। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों 1538 ईस्वी में हुमायूं ने किससे चुनार जीत लिया था? तो छात्र उत्तर देंगे शेरशाह से। फिर हम उनसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों शेरशाह और हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 1540 ईस्वी में। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों शेरशाह ने किस मुगल शासक की सेना में नौकरी की थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है और इस प्रश्न विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं, छात्रों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से उसका नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर संभालने सासाराम वापस आ गया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह
सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुँचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को सीधे शेरशाह से मिलने का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याप का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। इसकी शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है हमारा पहला है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। दूसरा, चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी नाम से भारत का सुल्तान बना। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु चलिए देखते हैं। दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे फरीद। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों शेरशाह ने किस मुगल शासक की सेना में नौकरी की थी? छात्र उत्तर देंगे बाबर। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों शेरशाह ने प्रजाहित के क्या क्या कार्य किए थे? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन चलिए देखते हैं। छात्रों शेरशाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। उसके द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से दिल्ली तथा लाहौर होती हुई अटक सिंध प्रांत पाकिस्तान तक जाती थी। इसे सड़के आजम कहा जाता था। कालांतर में ब्रिटिश काल में इसे काबुल तक बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। शेरशाह द्वारा निर्मित दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़गढ़ तक तथा चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाएं। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब खुलवाएं। शेरशाह दिल्ली नामक नगर यमुना किनारे के बसाया। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर ए मंडल का निर्माण कराया, जिसको बाद में हुमायूं ने पुस्तकालय का रूप दिया। राजस्व संबंधी सुधार। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान लगाया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं।
छात्र दोस्तों, यहाँ पे हमारा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है पहला हमारा शेरशाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। दूसरा, शेरशाह ने शिक्षा के लिए कई मदरसे व मकतब खुलवाए। तीसरा है हमारा किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है सूर्यवंश का पतन। तो तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, शेरशाह ने कितनी सड़कों का निर्माण करवाया था? छात्र उत्तर देंगे 4। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, भूमि विवरण के लिए शेरशाह ने कौन सी परंपरा शुरू की थी? छात्र उत्तर देंगे कबूलियत। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शेरशाह द्वारा स्थापित सूर्यवंश का पतन कैसे हुआ था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा हमारा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। छात्रों, 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अतः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया। शेरशाह ने मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को साम्राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। दोस्तों, यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। छात्राध्यापिका का कथन के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है हमारा श्यामपट्य कार्य। श्यामपट्य कार्य में है 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद रहेगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो हमारा बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया, और इसके साथ ही वो अपनी जो शिक्षण विधि है उसका भी मूल्यांकन कर सकती हैं कि जो उन्होंने जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया वो छात्रों के लिए कितनी कारगर हुई। तो हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों, शेरशाह की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1545 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, छात्रों, शेरशाह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? छात्र उत्तर देंगे मात्र 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़क आजम का नाम किसने परिवर्तित किया था? छात्र उत्तर देंगे लॉर्ड ऑकलैंड ने। चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शेरशाह के पिता को कहाँ की जागीर प्राप्त थी? छात्र उत्तर देंगे सासाराम की। पांचवा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, चौसा व कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे मुगल शासक हुमायूं को। बोधात्मक प्रश्न के बाद रहेगा श्यामपट्य सारांश। श्यामपट्य सारांश में देखेंगे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी नाम से
भारत का शासक बना। तीसरा, शेर शाह ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। चौथा, शेर शाह ने शिक्षा के लिए कई मदरसे व मकतब खुलवाए। पाँचवां, शेर शाह भूमि का विवरण लिखित रूप में देते थे। किसान भूमि का विवरण लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। छठवां, 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति छात्र अध्यापिका प्रश्न इसलिए पूछती हैं ताकि वो पुनः चेक करती हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। तो हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्रों फरीद का नाम शेर का किसने कैसे पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, कबूलियत प्रथा से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, छात्रों शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई। चौथा प्रश्न है, छात्रों शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधार कौन कौन से थे। पांचवा प्रश्न है, शेर शाह की सैन्य व्यवस्था के विषय में बताइए। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद हमारा लास्ट रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है गृह कार्य में, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते थे। दूसरा, शेर शाह द्वारा किए गए प्रजाहित के कार्यों के विषय में बताइए। तीसरा, भूमि की नाप कौन और किससे करता था शेर शाह के शासनकाल में। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 17 समाप्त होता है। धन्यवाद।